इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम मई सेकंड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अपने करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। और अब तो आपको हमारी इस करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज भी हम अवेलेबल करा रहे हैं, इन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारा ये 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है, इसके तहत हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड कराते हैं, जो कि काफ़ी हाई स्टैंडर्ड क्विज हैं। करने में आपको मज़ा आएगा अटैम्प्ट करने में। और यदि आप एक बार हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट करते हैं, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और फिलहाल समर सेल चालू है, 10% ऑफ आपको मिल रहा है। ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर आपको हमारे इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा और कूपन कोड डालना है SUMMER समर और 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। बाकी आप रिव्यू पढ़ सकते हैं, लेटेस्ट रिव्यू हमारी ऐप पर। जो भी एस्पिरेंट्स हमारा करंट अफेयर्स कोर्स लेते हैं अपना रिव्यू यहाँ पर जरूर देते हैं, ठीक है। बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू हैं और इनको आप देख सकते हैं। और बाय करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Who is the winner of both the Thomas and Uber Cup titles in badminton this year? इस वर्ष बैडमिंटन में थॉमस और उबेर कप दोनों खिताबों का विजेता कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है चाइना। आपको जानना चाहिए, इस साल चाइना ने थॉमस और उबेर कप ये दोनों ही जीत लिए। हम यहाँ पर बैडमिंटन की बात करते हैं तो थॉमस कप जो है ये मेंस बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है और जो उबेर कप है ये विमेंस बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है। तो चाइना ने दोनों ही कप जीत लिए हैं और फाइनल में दोनों ही कप में इंडोनेशिया को हराया है। तो चाइनीज़ मेंस टीम ने अपना 11वां थॉमस कप टाइटल जीता और विमेंस टीम जो है चाइना की, इन्होंने अपना 16th उबर कप टाइटल जीता है और इंडोनेशिया को हराया दोनों ही टीम्स ने। थॉमस एंड उबर कप ये 2 साल में एक बार होते हैं और वर्ल्ड बैडमिंटन गवर्निंग बॉडी जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। Who won the women's singles title at the 2024 मैड्रिड ओपन? 2024 मैड्रिड ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन है ईगा स्वियाटेक। देखिए, ईगा स्वियाटेक जो कि पोलैंड की टेनिस प्लेयर है, इन्होंने विमेंस सिंगल्स टाइटल जीता है मैड्रिड ओपन 2024 में। इन्होंने बेलारूस की खिलाड़ी अरीना सेबेलेंका को फाइनल में हराया है। वहीं अगर हम बात करते हैं मेन सिंगल्स टाइटल की, तो रशिया के एंड्रे रूबलेव, इन्होंने ये टाइटल जीता है और फाइनल में कनाडा के फेलिक्स ऑगर एलिसिम को हराया है। मेंस डबल्स टाइटल जीता है यूनाइटेड स्टेट्स के सेबेस्टियन कोडा और ऑस्ट्रेलिया के जॉर्डन थॉम्सन ने। विमेंस डबल्स टाइटल जीता है स्पेन के क्रिस्टीना बुक्सा और स्पेन के सारा सोरिप्स टोर्मो ने। हु वॉन द फॉर्मूला 1 मियामी ग्रां प्री? फॉर्मूला 1 मियामी ग्रां प्री किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है लैंडो नॉरिस। देखिए, क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था, है ना, पर इसमें जो है थोड़ी सी चूक हो गई थी। थोड़ी सी क्या, बहुत बड़ी चूक हो गई थी। आंसर इसका गलत हो गया था, मैक्स वर्स्टैपन हो गया था। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे भी मालूम नहीं चला कि मैंने मैक्स वर्स्टैपन इसका आंसर कराया है, ठीक है। वो तो कमेंट बॉक्स में अच्छा हुआ मैंने पढ़ लिया, कुछ एस्पिरेंट्स ने बताया हुआ था कि ये जो है लैंडो नॉरिस ने जीता है ना। फिर मैंने ध्यान दिया कि अच्छा है, तो मैक्स वर्स्टैपन यहाँ पर करा दिया, तो ये गलती से हुआ है। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है। कोशिश करेंगे दोबारा इस तरह की गलती ना हो। तो लैंडो नॉरिस, इन्होंने मियामी ग्रां प्री 2024 जीता है। आपको बता दें ये ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं। फॉर्मूला 1 में मैक्लेरन के लिए रेसिंग करते हैं अंडर द ब्रिटिश फ्लैग। विच बैंक हैज़ अपॉइंटेड कैरोल फर्टाडो एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर 3 years? किस बैंक ने कैरोल फर्टाडो को 3 साल के लिए कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए, जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसने कैरोल फर्टाडो को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है 3 साल के लिए। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करते हैं तो MD एंड CEO इतरा डेविस है। टैगलाइन है बिल्ट इज बेटर लाइफ और हेडक्वार्टर से बेंगलुरु कर्नाटक में।
विच बैंक हैज़ रिसेंटली क्रॉस द 8 ट्रिलियन मार्क इन मार्केट कैपिटलाइजेशन? हाल ही में किस बैंक ने बाजार पूंजीकरण में 8 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है? सही आंसर ऑप्शन सी आईसीआईसीआई बैंक है। देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है आईसीआईसीआई बैंक की 8 ट्रिलियन का जो है आंकड़ा पार कर चुकी है और टॉप 5 कंपनीज में आ गई है अगर हम मार्केट वैल्यू की बात करें भारत में। और ये दूसरा बैंक बन गया है जिसने 8 ट्रिलियन का जो आंकड़ा है उसको पार कर लिया है एचडीएफसी बैंक के बाद। अगर हम ओवरऑल बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पोजीशन पे है, मोस्ट वैल्यूड इंडियन कंपनी है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 19.8 ट्रिलियन रुपीज़ है। और उसके बाद फिर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आती है 14 ट्रिलियन रुपीज़ के साथ। फिर एचडीएफसी बैंक है 11.6 ट्रिलियन रुपीज़ के साथ। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है 7.4 ट्रिलियन रुपीज़ के साथ। हु वॉन पनामाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? पनामा का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है जोस राउल मोलिनो। देखिए रियलाइजिंग गोल्स पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे जोस राउल मोलिनो, इन्होंने पनामा का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है इसको जीत लिया है। और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे रिकार्डो मार्टिनेली, इनके सब्स्टिट्यूट के तौर पर ये पनामा का ये इलेक्शन लड़ रहे थे, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे। पनामा की बात करते हैं, कैपिटल पनामा सिटी है, करेंसी है बेल्बोआ या फिर यूएस डॉलर भी यहाँ पर चलता है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अपॉइंटेड करीना कपूर खान एज देयर नेशनल एम्बेसडर? करीना कपूर खान को किस संगठन ने अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है यूनिसेफ। देखिए भारत के साथ अपनी 75वीं जो वर्षगांठ है पार्टनरशिप की, उसको सेलिब्रेट करने के लिए यूनिसेफ इंडिया ने जो एक्ट्रेस हैं करीना कपूर खान, इन्हें अपना नेशनल एम्बेसडर बनाया है। तो नेशनल एम्बेसडर के जरिए जो करीना कपूर खान है ये यूनिसेफ इंडिया के एम्बेसडर बनाई गई हैं। तो जो भी चाइल्ड राइट्स हैं, चाहे वो चाइल्डहुड डेवलपमेंट हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, जेंडर इक्वालिटी हो, इनको प्रमोट करती हुई नजर आएंगी। यूनिसेफ की बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूएस में है। हेड है कैथरीन एम रसेल। What was the title of the white paper recently released by the RBI Innovation Hub RBIH? हाल ही में RBI Innovation Hub द्वारा जारी श्वेत पत्र का शीर्षक क्या था? सही आंसर ऑप्शन डी है एट द हेम विमेन एंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफॉर्मिंग मिडिल इंडिया। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब RBIH जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है, इन्होंने माई सॉल्ट ऐप और फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक वाइट पेपर रिलीज़ किया है जिसका टाइटल है एट द हेल्म विमेन एंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफॉर्मिंग मिडिल इंडिया। वाइट पेपर मतलब किसी टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी है, ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक सब कुछ डिटेल। तो इस वाइट पेपर में बताया गया है कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है टियर 2 और 3 सिटीज़ में, इनको जो है फंडिंग प्रॉपर नहीं मिल पाती है, काफ़ी लो लेवल फंडिंग को मिलती है। केवल 3% वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो टियर 2 और टियर 3 में, इनके पास एक्सटर्नल फंडिंग जो है प्राप्त हुई है। इन्हें केवल 3% जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको। ये बताया कि ओनली अराउंड 20% ऑफ इंडियाज MSMEs आर वुमेन लेड। जो टोटल इंडिया में MSMEs हैं उनमें केवल 20% ही ऐसे MSME हैं जिनका नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं, और इनमें से भी 5.2% ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज आर वुमेन लेड एंड 2.6% ऑफ मीडियम एंटरप्राइजेज आर वुमेन लेड। केवल 5.2% हैं जिसमें स्मॉल एंटरप्राइजेस को महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं, और 2.6% मीडियम एंटरप्राइजेज ऐसी हैं जहां पर महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। वेयर वॉज द 108th पुलिट्जर प्राइजेस सेरेमनी होस्टेड? 108वां पुलिट्जर पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। देखिए जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 108वां पुलिट्जर प्राइज सेरेमनी को होस्ट किया है, और आपको बता दें इसमें अमेरिकन जर्नलिज्म, लिटरेचर, ड्रामा और म्यूज़िक, इसमें जो भी एक्सीलेंस है उनको अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। और 2023 कैलेंडर ईयर के लिए अवार्ड दिए गए हैं। हर साल 23 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। 22 कैटेगरीज में जो भी विनर हैं उन सभी को $15,000 का कैश अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। और जो पब्लिक सर्विस कैटेगरी में अवार्ड विनर होता है उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है। तो यहाँ से आप जर्नलिज्म कैटेगरी के विनर्स देख सकते हैं। पब्लिक सर्विस में आप देख सकते हैं प्रो पब्लिका, ऐसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में हाना ड्रायर, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स, एडिटोरियल राइटिंग में डेविड ए हॉफमैन, ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी में फोटोग्राफी स्टाफ ऑफ राइटर्स, और फीचर फोटोग्राफी भी है यहाँ पर, ऑडियो रिपोर्टिंग भी है। तो एक तो पब्लिक सर्विस आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा जो पहला है। उसके बाद फिर ये बुक, ड्रामा एंड म्यूजिक कैटेगरी में भी दिए गए हैं, जैसे फिक्शन में, ड्रामा में, हिस्ट्री में, बायोग्राफी में, मेमोयर एंड ऑटोबायोग्राफी में, पोइट्री में, म्यूज़िक में और जनरल नॉन फिक्शन में। इतने सब वैसे आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि एक तो आप ये डिटेल याद रखिएगा कि पुलिट्जर प्राइज़ किससे संबंधित है, कौन सा एडिशन रहा है, ठीक है।
और कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है, और पब्लिक सर्विस में किसे दिया गया है। स्पेशल साइटेशन भी दिया गया है ग्रेगोरी स्टीफन टैटे को। बाकी जो जर्नलिस्ट है और जो मीडिया है जो गाज़ा में जो वार हो रहा है उसको कवर कर रहे हैं उनको भी दिया गया है। 75 delegates from how many countries are participating in the International Election Visitors Program IEVP in India? भारत में इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम में कितने देशों के 75 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है 23 कंट्रीज। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है कि 23 देशों से 75 या 75 डेलीगेट्स को भारत में इनवाइट किया है कि जो हमारे यहाँ जनरल इलेक्शंस चल रहे हैं लोकसभा के, उन्हें आप विटनेस कीजिए और देखिए हम किस तरह से इन इलेक्शंस को करा रहे हैं, किस तरह से ट्रांसपेरेंसी हम यहाँ पर बरत रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम IEVP इसको लॉन्च किया हुआ है। तो 6 स्टेट्स में ये डेलीगेट्स जाएंगे, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पोलिंग को ऑब्जर्व करेंगे, जो भी प्रिपेयर्डनेस है उसके ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे किस तरह से इलेक्शन चल रहे हैं। आपको बता दें जो भारत में जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं 19 अप्रैल से 1 जून तक चलेंगे। 7 फेजेस में 543 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इलेक्ट किए जाएंगे। रिजल्ट 4 जून 2024 को आएगा और ये अब तक का लार्जेस्ट एवर इलेक्शन है ना, जो कि 44 दिन तक चलेगा। केवल इससे पहले जो सबसे पहला इलेक्शन हुआ था 1951-52 का, ठीक है, केवल वो था लॉन्गेस्ट, उसके बाद ये लॉन्गेस्ट है, 44 दिन तक ये चलने वाला है। 1.4 बिलियन पीपल जो हमारी पॉपुलेशन है उनमें से 970 मिलियन पीपल जो है एलिजिबल है वोट देने के लिए। विच टू मेजर फिल्म्स इज बर्नार्ड हिल हु पास्ड अवे रिसेंटली बेस्ट नोन फॉर हिज रोल्स इन। बर्नार्ड हिल जिनका हाल ही में निधन हो गया, किन 2 प्रमुख फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है टाइटैनिक एंड लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। देखिए एक्टर रहे हैं बर्नार्ड हिल, ठीक है, टाइटैनिक और लॉर्ड ऑफ रिंग्स में अपने जो है एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। इनका 79 की एज में निधन हो गया है। जो ऑस्कर विनिंग फिल्म है टाइटैनिक, इसमें इन्होंने कैप्टन एडवर्ड स्मिथ का रोल प्ले किया था और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में किंग थियोडेन का। एक और ऑब्चुनिटी देख लेते हैं। फ्रैंक श्रोन्च, ये बोइंग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं, CEO रहे हैं 1986 से 96 तक। इनका भी 92 की एज में निधन हो गया है। वेयर इज़ द अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 बीइंग हेल्ड। अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। सही आंसर ऑप्शन भी दुबई है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 में पार्टिसिपेट कर रहा है दुबई UAE में। आपको बता दें जो इनक्रेडिबल इंडिया पेविलियन है इसको इनोग्रेट किया गया है यहाँ पर सतीश कुमार सिवन के द्वारा, जो कि काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया है दुबई में। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन भी लॉन्च किया है इस अरेबियन ट्रैवल मार्ट में, और बताया कि हमारे हिमालयाज़ में कुछ बेहतरीन हिल रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पर आप समर के टाइम पर जा सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। What is the name of the event launched by Secretary Department of Pharmaceuticals Dr. अरुनीश चावला in collaboration with CII in New Delhi। नई दिल्ली में CII के सहयोग से फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव डॉक्टर अरुनीश चावला द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है। सही आंसर ऑप्शन डी है मेडिटेक स्कैटाथॉन 2024। देखिए सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स डॉक्टर अरुनीश चावला, इन्होंने मेडिटेक स्कैटाथॉन 2024 को लॉन्च किया है CII के साथ मिलकर न्यू दिल्ली में। इस स्कैटाथॉन के थ्रू जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री में जो भी चैलेंजेस हैं, ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या रखता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं उसके बारे में जानेंगे। तो 8 इस तरह के एरियाज़ हैं जिन पर चर्चा की जाएगी, जैसे कैंसर थेरेपी है, इमेजिंग है, क्रिटिकल केयर है, असिस्टिव मेडिकल डिवाइसेस, बॉडी इम्प्लांट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड हॉस्पिटल इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल्स एंड डिस्पोजेबल्स एंड IVD इंस्ट्रूमेंट्स एंड रेजेंट्स। आपको बता दें एशिया में भारत 4th लार्जेस्ट मार्केट है मेडिकल डिवाइसेस का। वेयर वॉज द 6th एडिशन ऑफ कमांडेंट्स कॉन्क्लेव हेल्ड। कमांडेंट्स कॉन्क्लेव का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। सही आंसर ऑप्शन ए है पुणे। देखिए कमांडेंट्स कॉन्क्लेव का जो 6th एडिशन है वो मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे में जो है आयोजित किया गया है अंडर द एजिस ऑफ हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। जो ये कमांडेंट्स ऑफ एस्टीम्ड आर्म फोर्सेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है और वार कॉलेजेस हैं और जो अदर सीनियर लीडरशिप है आर्म फोर्सेस की, इन्होंने इस कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट किया है। और क्या हमारा फ्यूचर एक्शन रहना चाहिए डिफेंस स्ट्रेटजीज में, उसके बारे में चर्चा की गई है। विच IIT अनवील्ड इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट। किस IIT ने नवीन 3D मुद्रित डमी मतपत्र इकाई का अनावरण किया। सही आंसर ऑप्शन डी है IIT गुवाहाटी।
देखिए, वोटर अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने के लिए सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन सेल स्वीप और कामरून इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट की जो ये स्वीप सेल है, इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के साथ मिलकर 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को जो है बनाया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि जो सिटीजन्स हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको वोटिंग प्रोसेस के बारे में बताया जाए, किस तरह से वोटिंग करते हैं, ठीक है, ये बताया जाए, और वोटिंग की क्या क्या अहमियत है इसके बारे में उन्हें जागरूक किया जाए। Besides Sri Lanka, which other teams has Amul sponsored for the T20 वर्ल्ड कप? श्रीलंका के अलावा अमूल ने T20 विश्व कप के लिए किन अन्य टीमों को प्रायोजित किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, साउथ अफ्रीका एंड यूएसए। देखिए, श्रीलंका ने अनाउंस किया है कि अमूल, जो कि वन ऑफ इंडियाज आइकॉनिक डेयरी ब्रांड्स है, ठीक है, ये T20 वर्ल्ड कप 2024 में इनको स्पॉन्सर करने वाला है। 2 जून से ये T20 वर्ल्ड कप शुरू होगा, यूएस और वेस्ट इंडीज़ में आयोजित किया जाएगा। और इस तरह से श्रीलंका तीसरी टीम बन गई है साउथ अफ्रीका और यूएसए के बाद, जिसे प्रमोट या जिसे स्पॉन्सर कर रहा है अमूल। आपको बता दें, भारत के जो ये टॉप के 2 डेयरी ब्रांड्स हैं जैसे अमूल और नंदिनी, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप में टीम्स को जो है स्पॉन्सर कर रहे हैं। जो ये नंदिनी है यानी कि कर्नाटका मिल्क फेडरेशन, ये स्कॉटलैंड और आयरलैंड क्रिकेट टीम्स को जो है स्पॉन्सर कर रही है इस टूर्नामेंट में। और अब अमूल भी कर रही है किनको? साउथ अफ्रीका, यूएसए और श्रीलंका को। हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द 7th फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड? स्कॉटलैंड के 7वें प्रथम मंत्री के रूप में किसने शपथ ली? सही आंसर ऑप्शन बी है, जॉन स्वेनी। आपको जानना चाहिए कि स्कॉटिश नेशनल पार्टी SNP के लीडर जॉन स्वेनी ये स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं और 7वें जो है ये फर्स्ट मिनिस्टर रहेंगे स्कॉटलैंड के। आपको बता दें, इनसे पहले जो फर्स्ट मिनिस्टर थे हुमजा यूसुफ, इन्होंने हाल ही में रेजिग्नेशन अपना दे दिया था, हमने उस न्यूज़ को कवर भी किया था। कैट फोप्स ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाई गई हैं। आपको जानना चाहिए, स्कॉटलैंड में जो फर्स्ट मिनिस्टर होता है वो स्कॉटलैंड की जो गवर्नमेंट है उसका हेड होता है। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ऑर्गेनिया सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, May 10। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ ऑर्गेनिया ये हर साल 10 मई को मनाया जाता है। जो ऑर्गेनिया ट्री है, ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए। ये एक यूनाइटेड नेशंस द्वारा इस्टेब्लिश्ड डे है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिया ट्री की अगर हम बात करें तो मोरक्को कल्चर और हेरिटेज से संबंधित है। मोरक्को इंटरनेशनल एक्सपोर्टर है। जो ऑर्गेनिया ट्री जो है उसके बेस्ड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे उसकी छाल से बने हो या पत्तियों से बने हो, कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, हेयर केयर प्रोडक्ट्स में इसको यूज़ किया जाता है। What is India Ratings and Research revised India's GDP growth forecast for the financial year 2024-25? वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का भारत के लिए संशोधित GDP वृद्धि पूर्वानुमान क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, 7.1%। आपको जानना चाहिए, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने इंडिया की जो GDP ग्रोथ फोरकास्ट है फिजिकल 25 के लिए यानी कि 24-25 के लिए ये 7.1% कर दी है। इससे पहले 6.5% इन्होंने बताई थी। आपको बता दें, अब जो 7.1% बताया है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 7% से ज़्यादा ही है। अगर हम इस इंडिया रेटिंग्स की बात करें, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और ये 100% ओन सब्सिडरी है फिश ग्रुप की। हाउ मेनी सीट्स इन द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द SCBA वर रिजर्व फॉर विमेन बाय द सुप्रीम कोर्ट? उच्चतम न्यायालय द्वारा SCBA की कार्यकारी समिति में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई? सही आंसर ऑप्शन भी है, 1/3। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA है, इसकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है उसे महिलाओं के लिए 1/3 सीट जो है रिजर्व कर दी है, 33% रिजर्व कर दी है। तो यानी कि एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो 9 पोजीशन है उनमें से 3 मिनिमम पोजीशन महिलाओं के लिए होंगी और जो 6 सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर पोस्ट हैं उनमें 2 महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन नक्षत्र सभा? किस राज्य सरकार ने भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन सी है, उत्तराखंड। आपको जानना चाहिए कि उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने स्टारस्केप्स जो कि एक एस्ट्रो टूरिज्म कंपनी है इसके साथ पार्टनरशिप की है और इसके साथ मिलकर नक्षत्र सभा लॉन्च की है, जो कि इंडिया का फर्स्ट एवर एनुअल कैंपेन है और एस्ट्रो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो अर्ली जून में इसकी शुरुआत होगी जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी से और मिड 2025 तक ये चलेगी। कई सारे एस्ट्रो संबंधित इवेंट्स यहाँ पर होंगे, जैसे कि स्टार गेजिंग, स्पेशल सोलर ऑब्जर्वेशंस, एस्ट्रो फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट और कैंपिंग अंडर स्टार्स, इस तरह के यहाँ पर इवेंट्स कराए जाएंगे।
वेयर इज अमेरिकन एक्सप्रेस न्यू कैंपस लोकेटेड? अमेरिकन एक्सप्रेस का नया परिसर कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन ए है, गुरुग्राम, हरियाणा। देखिए, अमेरिकन एक्सप्रेस जो कि एक ग्लोबल पेमेंट्स कंपनी, आप सभी ने नाम सुना ही है, इसने अपना एक 1 मिलियन स्क्वायर फुट कैंपस जो है इनोग्रेट किया है गुरुग्राम, हरियाणा में, और ये अब तक का लार्जेस्ट कैंपस है जो अमेरिकन एक्सप्रेस ने खोला है। इसके अलावा इसका दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, चेन्नई में और पुणे में भी इसके कैंपस हैं। What टाइप ऑफ क्राफ्ट इज कच्छ अजरक नोन फॉर? कच्छ अजरक किस प्रकार की शिल्पकला के जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है, ब्लॉक प्रिंटिंग ऑन टेक्सटाइल्स। देखिए, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क, CGPD TM, इन्होंने ऑफिशियली GI सर्टिफिकेट हैंड ओवर कर दिया है जो भी कच्छ अजरक के ट्रेडिशनल आर्टिस्टियंस हैं उनको, ठीक है। और आपको जानना चाहिए, GI टैग आप सभी जानते हैं किसी भी प्रोडक्ट को दिया जाता है जो कि अपने आप में यूनिक है या किसी क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, उसकी जो उसकी यूनिक है उसको बनाए रखने के लिए, यूनिकनेस को, ओरिजिनलिटी को बनाए रखने के लिए GI टैग दिया जाता है। आपको बता दें, जो ये कच्छ अजरक है एक तरह की आर्ट है, ये 2500 से 5000 साल पुरानी। इसको सिंध, बाड़मेर और कच्छ रीजन में जो है काफ़ी पॉपुलर है। 100% इको फ्रेंडली और नॉन टॉक्सिक होती है। मोस्टली जो कॉटन के, वोलन के या फिर सिल्क टेक्सटाइल्स हो गया, और ट्रेडिशनल जो मलधारी कम्युनिटी होती है, कैटल हर्डर्स, उनके द्वारा इन्हें जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पहना जाता है। Which company has signed an agreement with IFFCO for spraying agriculture products on up to 30 lakh acres of farmland? किस कंपनी ने 30 लाख एकड़ कृषि भूमि पर कृषि उत्पादों के छिड़काव के लिए सहकारी प्रमुख IFFCO के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए है, ड्रोन डेस्टिनेशन। देखिए, ड्रोन कंपनी है ड्रोन डेस्टिनेशन, इसने एक एग्रीमेंट साइन किया है IFFCO के साथ, जिसके तहत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो स्प्रे किए जाएंगे 30 लाख एकड़ फार्मलैंड पर। एज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, जो ड्रोन डेस्टिनेशन है, ये ड्रोन स्प्रे करेगी 12 स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, MP, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। Which agency has signed a pact with the International Financial Services Centers Authority IFSCA to promote GIFT IFSC as a global finance hub? गिफ्ट IFSC को ग्लोबल फाइनेंस हब के रूप में बढ़ावा देने के लिए किस एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है, FPSP इंडिया। देखिए, जो फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड इंडिया है, इसने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA गिफ्ट सिटी गांधीनगर के साथ एक पैक्ट साइन किया है, जिसके तहत गिफ्ट IFSC को प्रमोट किया जाएगा ग्लोबल फाइनेंस हब के रूप में। IFSC की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना 27 अप्रैल 2020 में की गई थी इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी एक्ट 2019 के तहत। इसका हेडक्वार्टर्स गिफ्ट सिटी गांधीनगर, गुजरात में है। आपको बता दीजिए, IFSC है, ये एक यूनिफाइड अथॉरिटी है देश में जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके डेवलपमेंट और इनके रेगुलेशन के लिए। और ये मेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है भारत में। और इससे पहले, अब जो ये काम कर रहा है, इससे पहले ये काम RBI, SEBI, PFRDA, IRDA ये सब किया करते थे। Which two countries have agreed to work towards linking their instant payment systems UPI and GHI PSS? कौन से दो देश अपनी त्वरित भुगतान प्रणाली UPI और GHI PSS को जोड़ने की दिशा में काम करने पर सहमत हुए? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन ए, घाना है। देखिए, इंडिया और घाना मिलकर अपने अपने जो भी इनके इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, जैसे भारत का UPI हो गया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, घाना का हो गया घाना इंटरबैंक पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है, तो इनको ऑपरेशनलाइज करेंगे 6 महीने के अंदर अंदर। और आप सभी जानते हैं कि भारत प्रमोट कर रहा है UPI को, और भी देशों में लिंक कर रहा है वहाँ के जो भी इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है दूसरे देशों के उसके साथ, जैसे कि फ्रांस में, UAE में, श्रीलंका में और मॉरिशस में भी कर चुका है। और हाल ही में जो इंडिया घाना जॉइंट ट्रेड कमेटी है, इसका 4th सेशन एकरा में संपन्न हुआ। घाना की बात करते हैं, कैपिटल एकरा है और करेंसी है घानानियन शेरी। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस बॉम्बर अनमैन्ड एरियल व्हीकल एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय फ्लाइंग वेज डिफेंस? फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित हवाई वाहन एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, FWD-200B। देखिए, इंडिया का फर्स्ट इंडियन से बॉम्बर अनमैन्ड एरियल व्हीकल एयरक्राफ्ट, जिसका नाम FWD-200B है, इसको डेवलप किया गया है फ्लाइंग वेज डिफेंस के द्वारा, जो कि एक इंडियन डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी है।
हाल ही में इसको लॉन्च किया गया। इसकी जो पेलोड कैपेसिटी वो 100 kg की है और ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। मैक्सिमम स्पीड 370 km/h की है। एंड्योरेंस कैपेसिटी 12 to 20 आवर्स की है और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन रेंज 200 किलोमीटर का है। Which Indian Navy ship participated in the maritime partnership exercise with the Royal Netherlands Navy ship HNLMS Tromp? किस भारतीय नौसेना जहाज ने रॉयल नीदरलैंड्स नेवी शिप HNLMS ट्रम्प के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया? सही आंसर ऑप्शन बी है INS त्रिशूल। देखिए जो रॉयल नीदरलैंड्स नेवी शिप HNLMS ट्रम्प है, इसने एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज जो है की है इंडियन नेवी की गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS त्रिशूल के साथ मुंबई में। The exercise comprising tactical maneuvers, helicopter operations and replenishment at sea approaches served as platform for the exchange of expertise and experience between the two naval forces। तो ऐसे ही है, केवल इतनी चीज़ें याद रखा करो आप। What is the name of the first commercial high performance SOC यानी कि सिस्टम ऑन चिप launched by Mindgrove Technologies? Mindgrove Technologies द्वारा लॉन्च किए गए पहले वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन SOC सिस्टम ऑन चिप का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है सिक्योर IoT। देखिए माइंडग्रूव टेक्नोलॉजीज जिसे IITM प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन यानी कि IIT मद्रास का ही है ये, ठीक है, ये सपोर्ट करता है। इसने इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल हाई परफॉर्मेंस SOC यानी कि सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया जिसका नाम है सिक्योर IoT। तो RISC-V बेस्ड ये चिप है और जो भी इंडियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी इस इंडियन SOC को अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं और जो प्रोडक्ट्स की कॉस्ट है उसको भी कम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम और चिप्स लगाएं, ठीक है, तो और चिप के मुकाबले यहाँ पर इसे यूज़ करने से 30% तक जो है कॉस्ट कम हो सकती है सेम फीचर्स के साथ। व्हाट इज़ द मैक्सिमम रिस्क रिडक्शन परसेंटेज सेट बाय रिजर्व बैंक फॉर कस्टोडियन बैंक्स इशूइंग इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट्स? अपरिवर्तनीय भुगतान प्रतिबद्धताएं जारी करने वाले संरक्षक बैंकों के लिए रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अधिकतम जोखिम कटौती प्रतिशत क्या है? सही आंसर ऑप्शन भी है 30%। आप सभी जानते हैं हाल ही में जो ट्रेड सेटलमेंट टाइम है वो T+2 से T+1 कर दिया गया है और कुछ के लिए तो T+0 भी कर दिया गया है। तो उसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो मैक्सिमम रिस्क है कस्टोडियन बैंक्स का जो वो इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट्स के लिए जारी करते हैं उसको 30% कर दिया है। पहले कितना था ये? 50%, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ ना, मान लीजिए कोई किसी ने 100 रुपये का जो है एक स्टॉक बाय किया, ठीक है, और पहले क्या होता था T+2 होता था यानी कि 2 दिन बाद वो ट्रांजेक्शन पूरा होता था, यानी कि जिसने स्टॉक बेचा उसके पास पैसे चले गए और जिसने खरीदा उसके पास स्टॉक आ गया, तो 2 दिन उसमें लगते थे, T+2 बोलते थे। अब हो गया T+1 यानी कि 1 दिन में हो जाएगा। तो जब पहले T+2 होता था तो जैसे आज हमने कोई ऑर्डर दिया तो 2 दिन अभी लगे, है ना, तो उन 2 दिन में क्या पता वो जो आपका स्टॉक है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी क्रैश कर जाए, नीचे गिर जाए, ठीक है, तो उसकी क्षतिपूर्ति कौन करते थे? कस्टोडियन बैंक करते थे, ठीक है। तो 50% तक की क्षतिपूर्ति करते थे। अब क्या हुआ, ट्रेड जो ये ट्रेड सेटलमेंट का टाइम है T+1 कर दिया गया है ना, यानी कि 1 दिन कर दिया गया है। तो RBI को लगा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है 20% तक का जो है डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए जो रिडक्शन है जो कस्टोडियन बैंक जो कंपनसेट करते हैं उसको भी 30% कर दिया गया है। पहले 50% तक T+2 होता था, अब T+1 है तो 30% कर दिया है। What is the name of the alternative financing fintech platform that secured an NBFC license from the RBI? वैकल्पिक वित्त पोषण फिनटेक प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसने RBI से NBFC लाइसेंस प्राप्त किया है? सही आंसर ऑप्शन भी है गेट वेंटेज। देखिए गेट वेंटेज जो कि एक अल्टरनेटिव फाइनेंस फिनटेक प्लेटफॉर्म है, इसने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लाइसेंस प्राप्त कर लिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। गेट ग्रोथ कैपिटल जो कि इसकी NBFC आर्म है, ठीक है, अब ये लैंडिंग ऑपरेशन शुरू करेगी। NBFC क्या होती है? ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड हो। ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती हैं। मिनिमम नेट ओन फंड इनके पास 200 लाख रुपीज़ का होना चाहिए और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट ये नहीं होती है, चेक ड्रॉ नहीं कर सकती अपने ओर से। और जो ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, ठीक है, ये किसी भी प्रकार का जो है इंश्योरेंस नहीं करती है NBFC के पास जो भी फंड होता है उनका, जैसे कि बैंक्स में होता है। Sri Lanka has agreed to purchase power from Adani Green Energy. This power purchase agreement is for how many years? Adani Green Energy और श्रीलंका सरकार के बीच बिजली खरीद समझौता कितने वर्षों के लिए हुआ है? सही आंसर ऑप्शन ए है 20।
देखिए हाल ही में श्रीलंका गवर्नमेंट ने एक डील अप्रूव कर दी है अडानी ग्रीन्स के साथ, गौतम अडानी की जो कंपनी है अडानी ग्रीन्स के साथ, जिसके तहत विंड पावर स्टेशन श्रीलंका में डेवलप किए जाएंगे। तो ये मन्नार में और पोनेरिन में सेटअप किए जाएंगे श्रीलंका में, और 442 मिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी। 484 मेगावाट के विंड पावर प्लांट्स यहाँ पर सेटअप किए जाएंगे इन दोनों ही लोकेशन पर। तो ये 20 साल का ये पावर परचेज एग्रीमेंट होने वाला है, और इस एग्रीमेंट के तहत अडानी को 8.26 सेंट्स पर किलोवाट आवर जो है पे किया जाएगा। Which country launched AI generated foreign ministry spokesperson called Victoria Shi? किस देश ने AI जनित विदेश मंत्रालय प्रवक्ता विक्टोरिया शी लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन सी यूक्रेन है। देखिए यूक्रेन ने एक AI जनरेटेड स्पोक्सपर्सन जिसका नाम विक्टोरिया शी है, इसको लॉन्च किया है। अब फॉरेन मिनिस्ट्री की ओर से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं वो यही जारी करेगी। आपको बता दें ऐसा पहली बार हुआ है जब डिजिटल स्पोक्सपर्सन को यूज़ किया जा रहा है स्टेटमेंट्स पढ़ने के लिए, जिन्हें कि हालांकि स्टेटमेंट्स तो व्यक्ति द्वारा ही लिखी जाएगी, पर उनको पढ़ेगी कौन? विक्टोरिया शी। बात करते हैं यूक्रेन की कैपिटल कीव है, और करेंसी यूक्रेनियन ह्रिवनिया है, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के डेनिस शिमिहाल हैं, और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की। सिंस विच ईयर हैज़ May 11th बीन ऑब्जर्व्ड एज नेशनल टेक्नोलॉजी डे इन इंडिया? भारत में 11 मई को किस वर्ष से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 1999। आपको जानना चाहिए कि हर साल हम 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करते हैं, और 2024 में इसका थीम रहेगा फ्रॉम स्कूल्स टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि 11 मई 1998 इस दिन भारत ने जो इसका न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट है उसको कंडक्ट किया था पोखरण रेंज में। और इसके बाद जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने डिक्लेयर किया कि भारत एक फुली न्यूक्लियर कंट्री है, और 1999 से ही हम 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कई सारे इवेंट्स इस दिन सेलिब्रेट करती है। नोडल मिनिस्ट्री यही है इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए भारत में। When is वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे सेलिब्रेटेड एनुअली? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 2nd सैटरडे इन May एंड अक्टूबर। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये साल में 2 बार मनाया जाता है, एक तो मई के 2nd सैटरडे को और एक अक्टूबर के 2nd सैटरडे को। तो 2024 में हम इसे 11 मई को मना रहे हैं और 12 अक्टूबर को मना रहे हैं। 2024 में इसका जो थीम है वो इंसेक्ट रहेगा, यानी कि जो इंसेक्ट की इम्पोर्टेंस है उस पर फोकस किया जाएगा, और इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है वो जो है एक अच्छा संकेत नहीं है माइग्रेटरी बर्ड के लिए। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की शुरुआत 2006 में हुई थी। सेक्रेटरी ऑफ द एग्रीमेंट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स और सेक्रेटेरिएट ऑफ द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के द्वारा। The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on Thoothukudi District Central Cooperative Bank Limited, तमिलनाडु। RBI ने थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड तमिलनाडु पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन डी है 50,000 रुपीज़। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 रुपये का मॉनेटरी पेनल्टी या जुर्माना लगाया है थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड तमिलनाडु पर, क्योंकि जो भी नाबार्ड द्वारा डायरेक्शंस इशू किए गए थे इसे फ्रॉड्स गाइडलाइंस फॉर क्लासिफिकेशन रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग से संबंधित, उनका अनुपालन इस बैंक ने नहीं किया। आरबीआई ने 1,50,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है उड़ीसा ग्राम्य बैंक पर भी, क्योंकि आरबीआई के जो डायरेक्शंस थे स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स प्रोविजनिंग असेट क्लासिफिकेशन एंड एक्सपोजर लिमिट, इससे संबंधित जो डायरेक्शन थे उनका अनुपालन नहीं किया गया। Who was appointed as the new head coach of the Indian men's basketball team? भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है स्कॉट फ्लेमिंग। देखिए स्कॉट फ्लेमिंग अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर ये रहे हैं, इन्हें हेड कोच बनाया गया है इंडियन मेंस बास्केटबॉल टीम का, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्ति की गई है, और ये दूसरी बार है जब ये इंडियन मेंस बास्केटबॉल टीम के कोच बनाए गए हैं। इससे पहले ये 2012 से 2015 के बीच में भी इस रोल पर रह चुके हैं, इस पद पर रह चुके हैं, और ये रिप्लेस कर रहे हैं सर्बिया के वेसेलिन मैटिक को। बाकी आप जानते हैं कि बास्केटबॉल में 5 प्लेयर्स पर साइड होते हैं। हु वॉन द 2024 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग जैक जोन्स इन द फाइनल? फाइनल में जैक जोन्स को हराकर 2024 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है कायरन विल्सन।
देखिए इंग्लिश प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर कायरन विल्सन, इन्होंने स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप में वर्ल्ड टाइटल जीत लिया है और ये इनका पहला टाइटल है। इन्होंने जैक जोन्स को 18-14 से फाइनल में हराया है। आपको बता दीजिए ये वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप है, लॉन्गेस्ट रनिंग एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है प्रोफेशनल स्नूकर में, और जो विनर होता है उसको 5 लाख पाउंड की राशि दी जाती है। स्टीफन हेनरी एंड रोनी ओ सुलिवन, ये अब तक 7 बार स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं और इन दोनों के पास ही रिकॉर्ड है मोस्ट वर्ल्ड टाइटल्स का। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चाइनीज अम्बेसडर टू इंडिया, भारत में नया चीनी राजदूत किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, शू फीहोंग। देखिए चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, इन्होंने सीनियर डिप्लोमेट शू फाइहोंग इन्हें न्यू अम्बेसडर नियुक्त किया है भारत में, और ये सक्सीड कर रहे हैं सुन वीडोंग को, जिनका कार्यकाल अक्टूबर 2022 में पूरा हो गया था। उसके बाद से भारत में कोई नई नियुक्ति नहीं की गई थी। प्रदीप कुमार रावत इंडियन अम्बेसडर हैं चाइना में, ये भी आपको जानना चाहिए। विच कंट्री सरपास जापान टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर इन 2023? 2023 में कौन सा देश जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बन गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। देखिए ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 इसे लॉन्च किया है एम्बर, जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा। इन्होंने कहा है कि 2023 में भारत जापान को पीछे छोड़कर वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर बन गया है, यानी कि सोलर पावर जनरेट करने वाला देश बन गया है। 2015 में हम 9वें पोजीशन पर थे, और चाइना एंड यूएसए ये 2 मेजर प्रोड्यूसर हैं सोलर पावर के पूरे वर्ल्ड में। चाइना पहले नंबर पर है। इंडिया ने 113 बिलियन यूनिट्स की सोलर पावर जनरेट किया 2023 में, जापान ने 110 बिलियन यूनिट की है। अगर हम इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी की बात करें उसमें भारत 5वें नंबर पर है, जबकि जापान 3रे नंबर पर है। आपको बता दें भारत जो है वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट सोलर जनरेशन सर्ज भारत में देखा गया, यानी कि सबसे ज़्यादा 2023 में जहाँ पर सोलर पावर जनरेशन में जो है वृद्धि हुई है। भारत ने 18 टेरावाट आवर्स की कैपेसिटी ऐड की है। पहले नंबर पर चाइना रहा, फिर यूएस रहा, फिर ब्राज़ील रहा, और चौथे पर भारत रहा। तो ये जो 4 कंट्रीज़ हैं ये ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में 75% सोलर पावर जो है इनका शेयर है उसमें। 2023 में जो सोलर एनर्जी है ये 5.5% जो है टोटल रही है। टोटल प्रोडक्शन के जो भी टोटल इलेक्ट्रिसिटी है उसमें सोलर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 5.5% का है, वहीं इंडिया में ये 5.8% का है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड मैरीन टार्डिग्रेड स्पीसीज फाउंड ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर खोजी गई नई समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, बेटिलिप्स चंद्रयानी। देखिए एक नई स्पीसीज मैरीन टार्डिग्रेड की डिस्कवर की गई है साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु से। इसका नाम रखा गया है बेटिलिप्स चंद्रयानी। चंद्रयान 3 मून मिशन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। किसके द्वारा? जो कोची यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स हैं इनके द्वारा। आपको बता दें ये मंडपम तमिलनाडु में पाई गई है बेटिलिप्स चंद्रयानी। आप सभी जानते हैं इसरो ने जो है मून के साउथ पोल में जो है हाल ही में लैंडिंग कराई थी। जो टार्डिग्रेड्स होते हैं ये इन्हें वाटर बियर भी कहते हैं, हालांकि जो एक्चुअल बियर है उनसे इनका कोई रिलेशन नहीं होता। काफ़ी माइक्रोस्कोपिक मार्बल्स ये होते हैं। हाउ मच हैज़ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द यूएन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड? भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी ट्रस्ट फंड में कितना योगदान दिया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, $5 लाख। देखिए भारत ने $5 लाख का कंट्रीब्यूशन किया है यूएन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड में, और जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस में अम्बेसडर रुचिरा काम्बोज, इन्होंने ये जो इंडिया का वॉलंटरी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, $5 लाख का ये दिया है इनको, जो अंडर सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म व्लादिमीर वोरोनको को। तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो मेनली काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म और काउंटरिंग टेररिस्ट ट्रैवल प्रोग्राम, ठीक है, इसके लिए दिया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड पीरूल लाओ पैसे पाओ मिशन? किस राज्य सरकार ने पीरूल लाओ पैसे पाओ मिशन शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, उत्तराखंड। देखिए जो आप देख रहे हैं जो सीएम धामी है, ये जिस चीज़ को जो है इकट्ठा कर रहे हैं ये पीरूल है, ठीक है।
तो देखिए भारत उत्तराखंड में जो है फॉरेस्ट फायर की सिचुएशन काफ़ी वर्स रहती है और शुरुआत भी हो चुकी है। कुछ लोग जानबूझकर जो है फायर लगा देते हैं, क्योंकि चीड़ के पेड़ खड़े रहते हैं तो उनमें आसानी, जो उनकी जो छाल होती है जब सूख के नीचे गिर जाती है पत्तियाँ वगैरह, ठीक है, तो उसमें आसानी से आग पकड़ लेती है और बहुत टाइम लगता है उन्हें बुझने में। तो उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी ने पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन को लॉन्च किया है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से। इस कैंपेन के अंडर में जो ये फॉरेस्ट फायर को प्रिवेंट करने से संबंधित है। पिरूल क्या होता है, जो पाइन ट्री होती है ना उसकी लीव्स को बोलते हैं पिरूल। तो फॉरेस्ट में पड़ी रहती हैं, तो जो भी लोकल विलेजर्स हैं या यूथ हैं वो इनको इकट्ठा करेंगे और उनको 50 रुपये पर केजी के हिसाब से उनके बैंक अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा। इकट्ठा करके पिरूल कलेक्शन सेंटर में भेज देंगे। ठीक है, पिरूल क्या है, लोकल टर्म है उत्तराखंड में। जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं पाइन नीडल्स ऑफ पाइन ट्रीज से, चीड़ ट्री भी इसको कहते हैं, चीड़ के, और पाइन नीडल्स या पिरूल, ये जो फायर जो है ना काफ़ी तेज़ी से कैच करती है। और जो फॉरेस्ट फायर लगते हैं वो पाइन फॉरेस्ट में ही लगते हैं ज़्यादातर। एसिडिक होती है जो पाइन नीडल्स होते हैं, इसकी नीडल्स बोलते हैं इनकी, जो पूरी एक शाखा होती है ना नीडल्स, नुकीली टाइप होती है ना, एसिडिक होती है और इतना यूज़ भी नहीं होता उसका। ठीक है, और काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में पड़ी रहती है नीचे और लंबा समय लेती है डिकम्पोज होने में, कई किलोमीटर तक आग फैल जाती है। विच इंस्टीट्यूट इन इंडिया प्रोड्यूस द एस्ट्राजेनेका वैक्सीन एज कोविशील्ड? भारत में किस संस्थान ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का उत्पादन कोविशील्ड के रूप में किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देखिए एस्ट्राजेनेका ने जो इसकी कोविड-19 वैक्सीन है ग्लोबली उसका विड्रॉल करना शुरू कर दिया, उसे वापस लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, और ऐसी रिपोर्ट आप सभी ने रिपोर्ट देखी होगी कि जो ये एस्ट्राजेनेका है ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी, इसने एडमिट किया है, कन्फेस किया है कि हमारी जो वैक्सीन है इससे कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इस वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डेवलप किया गया और प्रोड्यूस किया गया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा कोविशील्ड के नाम से। आपको बता दें 100 मिलियन पाउंड का जो है लॉसूट भी ये फेस कर रही है कंपनी यूनाइटेड किंगडम में, क्योंकि इसकी जो वैक्सीन ऐसे कहा जा रहा है कि कई डेथ्स हुई हैं, कई इंजरीज हुई हैं लोगों को। एस्ट्राजेनेका ने भी जो है हाल ही में कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में एडमिट किया था फरवरी में कि कोविशील्ड जो है काफ़ी रेयर केसेस में TTS यानी कि थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, ठीक है, इसका कारण बन सकती है। इसमें क्या होता है, जो ब्लड क्लॉट्स होने लगते हैं, ठीक है, लो ब्लड प्लेटलेट काउंट्स आदमियों में देखी जाती है, मतलब लोगों में देखी जाती है, और यूनाइटेड किंगडम में लगभग 81 डेथ्स इस कारण से हुई है, ब्लड क्लॉटिंग के कारण। देखिए ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड फ्लो अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो एक दिक्कत ही है ना। अगर ब्लड फ्लो ही होता जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग भी हमारे शरीर में ज़रूरी है, पर अगर ब्लड क्लॉट ही होता जाएगा वो भी दिक्कत है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ब्लड क्लॉट जो है हमेशा ही बेकार होता है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर खून आपके मान लीजिए कहीं कट गया, वो रुक नहीं रहा है, तो ब्लड क्लॉटिंग ज़रूरी है ना, रुके। पर ऐसा भी नहीं कि अंदर जो है खून आपका रुक ही गया है बिल्कुल ही। अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि हम जो वर्ल्ड वाइड विड्रॉल कर रहे हैं इस वैक्सीन को, इसका रीज़न ये नहीं है कि हमारे ऊपर केस चल रहा है या फिर रेयर केसेस हैं, बल्कि ये है कि अब जो नए वेरिएंट्स आ गए हैं उसके लिए अब हम नई वैक्सीन वगैरह बना रहे हैं। तो ये जो वैक्सीन है आउटडेट हो चुकी है। जो कोविड-19 की हमने वैक्सीन बनाई है किसी काम की नहीं है। विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज साइंड एन MOU विद नदर्न आर्क कैपिटल टू ऑफर फाइनेंशियल सॉल्यूशंस? किस निजी क्षेत्र के बैंक ने वित्तीय समाधान पेश करने के लिए नदर्न आर्क कैपिटल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, साउथ इंडियन बैंक। देखिए जो केटा बेस्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है साउथ इंडियन बैंक और NBFC नदर्न आर्क कैपिटल, इन्होंने अनाउंस किया है कि हमने एक MOU साइन किया है जिसके तहत हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमाइज करेंगे, इनको एक्सप्लोर करेंगे आपस में मिलकर। ठीक है, लोन डिस्ट्रीब्यूशन संबंधित अकाउंट्स वगैरह खुलवाकर इस तरह से। द अलायंस विल फोकस ऑन को लैंडिंग एंड पार्टनरशिप लैंडिंग एक्टिविटीज एज वेल एज फैसिलिटेट सीमलेस लोन ट्रांसफर्स बिटवीन बैंक एंड ओरिजिनेटर्स। MD और CEO जो साउथ इंडियन बैंक के हैं PR शेषाद्री, आप सभी जानते हैं, हेडक्वार्टर्स त्रिशूर केरल है। अंडर विच प्लेटफॉर्म डिड HDFC बैंक प्रोवाइड ग्रांट्स टोटलिंग ₹19.6 करोड़ टू सोशल सेक्टर स्टार्टअप्स इन फिस्कल 24? वित्त वर्ष 2024 में HDFC बैंक ने किस कार्यक्रम के तहत सोशल सेक्टर स्टार्टअप को कुल 19.6 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया? सही आंसर ऑप्शन भी HDFC बैंक परिवर्तन। देखिए HDFC बैंक और अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग का इनिशिएटिव है, इनके द्वारा फिस्कल 24 में 19.6 करोड़ की ग्रांट्स दी गई हैं स्टार्टअप्स को।
किस इनिशिएटिव के तहत? परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट्स प्रोग्राम के तहत लगभग 170 स्टार्टअप्स को यहाँ पर सपोर्ट किया गया इन दोनों ही के द्वारा, एचडीएफसी बैंक और अटल इनोवेशन मिशन द्वारा। इट फोकसेज ऑन क्रिटिकल एरिया सच एज क्लाइमेट इनोवेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, लाइवलीहुड इन्हेंसमेंट एंड जेंडर डाइवर्सिटी। अटल इनोवेशन मिशन आप सभी जानते हैं नीति आयोग का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, 2016 में शुरू किया गया था ताकि देश भर में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को एक नई एनर्जी मिल सके। चाइना एंड विच बल्कान कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट टू बिल्ड अ शेयर्ड फ्यूचर? चीन और किस बल्कान देश ने साझा भविष्य के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए सर्बिया है। देखिए हमारी पड़ोसी कंट्री है ना चाइना, ये कोई भी हो, अगर वो कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन करता है जिसका प्रभाव देखा जाए वर्ल्ड में, ठीक है, तो एक ये आपके लिए भी जानना जरूरी होता है, ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाए और वैसे भी आपको नॉलेज होनी चाहिए आस पड़ोस में क्या चल रहा है। तो चाइना और यूरोपियन यूनियन का जो मेंबर है ये सर्बिया, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम है शेयर्ड फ्यूचर। इस तरह से जो ये सर्बिया है, एक बल्कान कंट्री है, ये यूरोप की फर्स्ट ऐसी कंट्री बन गई जिसने इस तरह का डॉक्यूमेंट बीजिंग चाइना के साथ साइन किया है, ठीक है। और आपको बता दें जो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, इन्होंने एक टर्म लॉन्च की थी कम्युनिटी फॉर शेयर्ड फ्यूचर 10 साल पहले, है ना। इसका कोई जनरल मीनिंग तो नहीं है, पर इसका मतलब ये है अलायंस से संबंधित है। शेयर्ड फ्यूचर यानी कि हम दोनों का एक साथ जो है आगे मिलकर कॉमन भविष्य अमल होगा, इस तरह का आप कह सकते हैं। चाइना और सर्बिया ने जो है साइन किया एग्रीमेंट। सर्बिया की बात करते हैं, कैपिटल बेलग्रेड है और करेंसी सर्बियन दिनार्स है। प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर व्यूसिक। Which two Indian cities are included in list of the world's 50 wealthiest cities in 2024? 2024 में दुनिया के 50 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन से दो भारतीय शहर शामिल हैं? सही आंसर ऑप्शन है मुंबई एंड दिल्ली। देखिए अगर हम वर्ल्ड की वेल्थियस्ट सिटी की बात करें तो इसमें न्यूयॉर्क टॉप पर है, यहाँ पर 3,49,500 मिलियनियर्स हैं और इन सब की टोटल वेल्थ जो है 3 ट्रिलियन US के पार है। ऐसा कहा गया है 2024 वर्ल्ड्स वेल्थियस्ट सिटीज़ रिपोर्ट में, जिसे लॉन्च किया है हेनले एंड पार्टनर्स ने न्यू वर्ल्ड वेल्थ के साथ मिलकर। न्यूयॉर्क के बाद फिर बे एरिया दूसरे नंबर पर है, फिर टोक्यो है, फिर सिंगापुर है और फिर लंदन है। एशिया पैसिफिक की अगर हम बात करें तो जो टॉप 10 वेल्थियस्ट सिटीज़ हैं उनमें 5 एशिया पैसिफिक से आती हैं, जिसमें टोक्यो तीसरे नंबर पर है, सिंगापुर चौथे नंबर पर है, बीजिंग 10वें नंबर पर है। शेंजेन चाइना में, ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है वेल्दी लोगों के लिए। मिडिल ईस्ट में अगर हम बात करते हैं तो जो दुबई है ये वेल्दियस्ट सिटी है इस रीजन में मिडिल ईस्ट में और 21वें नंबर पर है। 2 इंडियन सिटीज़, मुंबई जिसकी रैंक 24 है और दिल्ली जिसकी रैंक 37 है, ये टॉप 50 में अपनी जगह बना पाए हैं वेल्दियस्ट सिटीज़ 2024 में। अच्छा, और अगर हम ओवरऑल बात करें वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री में तो यूएसए टॉप पर है, 11 सिटीज़ हैं इसकी टॉप 50 में। और एशियन कंट्री से बात करें तो चाइना इस लिस्ट में टॉप पर है। यहाँ पर भी आप ये चीज़ देख सकते हैं, ये लिस्ट आप देख सकते हैं, न्यूयॉर्क सिटी है, फिर बे एरिया, फिर टोक्यो, सिंगापुर, लंदन, लॉस एंजलिस, ठीक है, पेरिस, और फिर उसके बाद सिडनी है, हांगकांग है, बीजिंग है। व्हाट इज़ द थीम फॉर इंटरनेशनल नर्सेज डे 2024? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। आपको जानना चाहिए कि हर साल 12 मई को इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज द्वारा इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो भी नर्सेज का रोल है, ठीक है, उसको जो है याद किया जा सके, कॉमेमोरेट किया जा सके। आपको बता दें साल 2024 में इस डे का थीम रहेगा आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। और ये डे 12 मई को मनाने का उद्देश्य ये भी है क्योंकि इस दिन जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल रही, जिन्हें मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर कहते हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी भी होती है। तो 1974 से ही हम ये डे मनाते आ रहे हैं। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मई 12। आपको जानना चाहिए कि हर साल 12 मई को हम इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ ऑब्जर्व करते हैं और साल 2024 में इसका थीम रहेगा प्लांट हेल्थ, सेफ ट्रेड, डिजिटल टेक्नोलॉजी। Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) signed MOU with which company to conduct 2 pilot projects under the ड्रोन दीदी योजना? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी योजना के तहत 2 पायलट प्रोजेक्ट संचालित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए?
ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ, जिसके तहत ड्रोन दीदी योजना के लिए 2 पायलट प्रोजेक्ट्स कंडक्ट किए जाएंगे। इस पार्टनरशिप के तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है और जो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है, ये 2 पायलट प्रोजेक्ट्स नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि हैदराबाद और नोएडा में है, यहाँ पर कंडक्ट करेंगे और 500 महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, 20 महिलाओं के हर एक बैच के तौर पर। अगर हम इस ड्रोन दीदी योजना की बात करें तो इसका मकसद है 15,000 महिलाओं को ड्रोन ऑपरेट करना सिखाना, ताकि वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो है यूज़ कर सकें इस चीज़ को, अपने स्किल को, जैसे कि क्रॉप में फर्टिलाइज़र डाल दिया, फिर क्रॉप ग्रोथ को मॉनिटर कर लिया ड्रोन के जरिए, या फिर सीड्स प्लांट कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से इनको रोजगार मिल पाएगा। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया, रूस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है मिखाइल मिशुस्तिन। रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने मिखाइल मिशुस्तिन को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है और इनकी नियुक्ति को जल्द ही जो है अप्रूवल मिल जाएगा, जो रशिया का लोअर हाउस है स्टेट डूमा, इससे। आपको बता दें, जब कभी जो प्रेसिडेंट हैं रशिया के, जब वो अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है, रिज़ाइन कर देते हैं या फिर ऑफिस से रिमूव कर दिया जाता है, तब जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर यहाँ पर कार्य कर सकता है। अच्छा, जो पुतिन है यहाँ के प्रेसिडेंट जो है पुतिन, ये भी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कार्यरत रह चुके हैं 2008 से 2012 के बीच में। ठीक है, सबसे पहले 2 बार जो है ये प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, फिर से अब प्रेसिडेंट है, क्योंकि रशिया में ऐसा था कि लगातार 2 कंसेक्यूटिव टर्म आप प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। Who was appointed as the Prime Minister designate in Croatia for a third consecutive term? क्रोएशिया में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है एंड्रेस प्लेंकोविक। एंड्रेस प्लेंकोविक जो कि क्रोएशियन डेमोक्रेटिक यूनियन के हैं, ये प्राइम मिनिस्टर जो है अब बनने वाले हैं क्रोएशिया के तीसरी लगातार बारी। क्रोएशिया की अगर हम बात करते हैं, कैपिटल ज़ाग्रेब है, कई बार पूछी जाती है इसकी कैपिटल, करेंसी यूरो है। Who has been declared winner of the presidential elections in चैड? चैड में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है मोहम्मद डेबी। देखिए चैड के जो मिलिट्री रूलर हैं मोहम्मद डेबी, इन्हें ऑफिशियल विनर नियुक्त किया गया है आगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का। चैड की अगर हम बात करते हैं, कैपिटल एनजामिना है और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। Who has been appointed by Wipro as the CEO of the APMEA Strategic Market Unit? विप्रो ने APMEA Strategic Market Unit के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है विनय फिरके। देखिए विप्रो लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि हमने विनय फिरके को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया है APMEA एशिया पैसिफिक इंडिया मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट का, और ये सक्सीड कर रहे हैं अनीस चिंचा को। विप्रो के CEO आप सभी जानते हैं, CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीनी पल्या हैं, हाल ही में नियुक्ति हुई है, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। विच इसरो सेंटर कंडक्टेड द टेस्ट ऑफ द 3D प्रिंटेड लिक्विड रॉकेट इंजन? इसरो के किस केंद्र ने 3D मुद्रित लिक्विड रॉकेट इंजन का परीक्षण किया? सही आंसर ऑप्शन सी है इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी। देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसने लिक्विड रॉकेट इंजन को सक्सेसफुली टेस्ट किया है, जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, जिसे हम 3D प्रिंटिंग कहते हैं, इसकी हेल्प से बनाया गया है और इसको हो टेस्ट किया गया इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी द्वारा या फिर इस लोकेशन पर। जो ये इंजन है PS4, इसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV की 4th स्टेज पर यूज़ किया जाता है और इसरो द्वारा इसे फिर से रीडिज़ाइन किया गया है 3D प्रिंटिंग के जरिए। 3D printing is a process that uses computer created design to make 3-dimensional objects layer by layer। 3D प्रिंटिंग मैंने आपको पहले ही बताया था जब 3D बिल्डिंग्स के बारे में कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप देखेंगे कि बिल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, वो लेयर बाय लेयर बिछाती रहती हैं, एक लेयर के ऊपर एक लेयर, ठीक है, और इस तरह से बिल्डिंग बन जाती है। इसी तरह से एक लेयर के ऊपर एक लेयर अगर हम मटेरियल डालते रहें, उस तरह से इंजन बनाया गया है। इन चीज़ों को अगर आप अच्छे समझना चाहते हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं, शॉर्ट्स में आ जाती हैं 1-2 मिनट की वीडियोस, ठीक है, तो उससे आप समझ जाएंगे 3D प्रिंटिंग कैसी होती है, किस तरह से बनती है। बिल्डिंग देख लीजिएगा कोई वीडियो में कि 3D प्रिंटिंग बिल्डिंग कैसे बन रही है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, उसे देखना आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो टेक्नोलॉजी है इससे क्या होगा, अब जो इसरो क्या कर पाई है, इसरो
जो इंजन में जो नंबर ऑफ पार्ट्स थे उनको कम कर दिया है। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी की मदद से इंजन को बनाने में जो नंबर ऑफ पार्ट्स लगते थे वो पहले 14 लगते थे, अब केवल एक सिंगल पीसी लग रहा है। और 19 वेल्ड जॉइंट्स यूज़ होते थे वो हटा दिए हैं। 97% रॉ मटेरियल यहाँ पर सेव हो रहा है और ओवरऑल प्रोडक्शन टाइम भी 60% तक कम हो रहा है। तो कितना किफ़ायती ये 3D प्रिंटिंग रहा है। विच इंडियन फिनटेक कंपनी लॉन्च्ड सेसम, इंडियाज फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल फॉर द BFSI सेक्टर? किस भारतीय फिनटेक कंपनी ने BFSI सेक्टर के लिए भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल सेसम लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन ए है सेतु। सेतु जो कि इंडियन फिनटेक कंपनी है और पाइन लैब्स ग्रुप का एक पार्ट है, इसने सेसम जो कि इंडिया का फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल है स्पेसिफिकली जो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस BFSI सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका नामकरण किया है सेसम, याद रखिएगा। और इसको बनाया इन्होंने इंडिजीनियस AI रिसर्च फर्म सर्वम AI के साथ मिलकर। तो एक तरह का चैट GPT बनाया इन्होंने बैंकिंग सेक्टर के लिए। अच्छा, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया लार्ज स्केल AI लैंग्वेज मॉडल भी लॉन्च किया, इसका नाम है MAI-1। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड वीजा वेवर एग्रीमेंट फॉर डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स? भारत और किस देश ने राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है मोल्डोवा। देखिए, इंडिया और मोल्डोवा इन्होंने एक वीज़ा वेवर एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत जो भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स हैं या फिर ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर हैं दोनों ही कंट्रीज से, तो वो ट्रैवल कर सकते हैं एक दूसरे कंट्री में बिना किसी वीज़ा के। मोल्डोवा की अगर हम बात करते हैं, कैपिटल चिसिनाउ है और करेंसी मोल्डोवन लीव है। होंडा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रिसेंटली इनॉग्रेटेड इट्स न्यू सोल्यूशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इन विच सिटी? होंडा R&D इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में किस शहर में अपने नए सोल्यूशन R&D सेंटर का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन सी बेंगलुरु है। तो होंडा R&D इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है होंडा मोटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, और इन्होंने हाल ही में बेंगलुरु में अपना नया सोल्यूशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ओपन किया है। The Solution Research and Development Center will incorporate advanced mobility technologies into electrified vehicle development more quickly, as well as work on software and connected services through co-creating open innovation by adopting technologies and ideas of research and development companies. Which Indian athlete has been appointed as the sporting ambassador for Swiss luxury watch brand Omega? किस भारतीय एथलीट को स्विस लग्जरी घड़ी ब्रांड ओमेगा का खेल राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा है। देखिए, ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप्स गोल्ड मेडल विनर जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा, इन्हें स्पोर्टिंग अम्बेसडर नियुक्त किया गया है स्विस लग्जरी ब्रांड फॉर वॉचेस ओमेगा के द्वारा। तो स्विट्जरलैंड की ये वॉचेस की ब्रांड है ओमेगा, इसके द्वारा। और पेरिस ओलंपिक में जो ये ओमेगा है ये ऑफिशियल टाइम कीपर भी है। और कुछ देख लेते हैं ब्रांड अम्बेसडर, जैसे इन ड्राइवर्स ने एक्टर विक्रांत मैसी को अपना ब्रांड अम्बेसडर नियुक्त किया है भारत में। ब्यूरियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सौरव गांगुली को ब्रांड अम्बेसडर नियुक्त किया है। वहीं हैफिली जो कि इंटीरियर सॉल्यूशंस कंपनी है, इसने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हु वॉन द दोहा डायमंड लीग 2024 मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट? दोहा डायमंड लीग 2024 पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता किसने जीती? सही आंसर ऑप्शन सी है जैकब वेडलिच। देखिए, इंडियन जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ये दोहा डायमंड लीग 2024 में दूसरे नंबर पर रहे हैं और इनका जो बेस्ट थ्रो रहा 88.36 मीटर का रहा है। इंडिया के एक और कंटेस्टेंट किशोर जीना ये 9th पोजीशन पर रहे हैं और ये इवेंट जीता है चेक रिपब्लिक के जैकूब वेडलिच ने। ठीक है, टॉप पोजीशन पर रहे, दूसरे नंबर पर नीरज चोपड़ा रहे और तीसरे नंबर पर एंडरसन पीटर्स रहे हैं। विच इंडियन रेसलर हैज़ बीन बैंड बाय द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW टिल December 31st 2024? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस भारतीय पहलवान पर 31 दिसंबर 2024 तक प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर ऑप्शन सी बजरंग पुनिया है। देखिए, बजरंग पुनिया को सस्पेंड कर दिया गया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा 31 दिसंबर 2024 के लिए। इन पर यह आरोप है कि इन्होंने अपना यूरिन सैंपल देने से मना कर दिया है डोप टेस्टिंग के लिए। ठीक है, जो सिलेक्शन ट्रायल्स हो रहे हैं ओलंपिक क्वालिफायर्स के लिए, तो उसमें डोप टेस्ट चाहिए होता है, तो वो इन्होंने मना कर दिया, ऐसा कहना है एजेंसी का। हालांकि बजरंग पुनिया ने इस बात को मना किया है। अगर हम बात करते हैं इस यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की, तो इसका हेडक्वार्टर्स लुसेन स्विट्जरलैंड में है। ये एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है इस रेसलिंग के लिए। व्हाट इज द मैक्सिमम कैश लोन डिस्पर्सल लिमिट सेट बाय द RBI फॉर NBFCs एक्सटेंडिंग गोल्ड लोन्स? स्वर्ण ऋण देने वाली NBFC के लिए RBI द्वारा निर्धारित अधिकतम नकद ऋण वितरण सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है 20,000 रुपये।
देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है जो NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, ठीक है, ये अगर गोल्ड लोन देती है यानी कि गोल्ड गिरवी रख के कोई पैसा लेना चाहता है, ठीक है, तो आप अगर कैश दे रहे हैं तो 20,000 से ज़्यादा का कैश ना दें। अगर आप मान लीजिए 30,000 का किसी को पैसा चाहिए तो आप 20,000 कैश दीजिए और 10,000 या तो चेक में हो जाए या फिर उसके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि सेक्शन 269 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, इसमें बताया गया है कि नो इंडिविजुअल कैन रिसीव मोर देन ₹20,000 एज लोन अमाउंट इन कैश। तो 20,000 से ज़्यादा लोन अमाउंट आप प्राप्त नहीं कर सकते कैश में, ऐसा इनकम टैक्स एक्ट में बताया गया है। अच्छा, आपको बता दें अगर हम गोल्ड लोन्स की बात करें तो NBFCs में काफ़ी आते हैं गोल्ड लोन देने वाले। आपने देखी हुई होगी कि जो है ये गोल्ड लोन की कंपनीज काफ़ी सारी हैं, खास करके साउथ में काफ़ी चलती हैं गोल्ड फाइनेंस वगैरह की। हालांकि इनकी ग्रोथ जो है वो बैंक से थोड़ा कम ही है, फिर भी NBFCs को बताया गया है कि आप लोन टू वैल्यू रेशियो आपका जो है 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यदि आप लोन्स दे रहे हैं गोल्ड ज्वेलरी को कोलेटरल रखकर। What position did India hold in terms of remittance received in 2022? 2022 में प्रेषण प्राप्तियों के मामले में भारत किस स्थान पर है? सही आंसर ऑप्शन डी है फर्स्ट। देखिए इंडिया ने लगभग 111 बिलियन US डॉलर के रेमिटेंसेस प्राप्त किए हैं 2022 में, जो कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट है किसी देश द्वारा जो प्राप्त किया गया है। और ये फर्स्ट कंट्री बन गई है हमारा भारत जिसने 100 बिलियन US डॉलर का मार्क जो है क्रॉस किया है। अगर हम रेमिटेंसेस की बात करते हैं, रेमिटेंस में आपको बता दूं रेमिटेंस क्या है। भारत से कोई दुबई में रह रहा है, ठीक है, वहाँ पर पैसा कमा रहा है और फिर भारत में वापस भेज रहा है अपने परिवार को या फिर कैसे किसी के भी लिए, तो उसको बोलते हैं रेमिटेंस, जो बाहर से कमाया हुआ पैसा हमारे देश में आ रहा है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी कि IOM, इसने अपनी वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में कहा है कि 2022 में इंडिया पहले नंबर पर था रेमिटेंसेस के मामले में, जहां पर रिसीव हुआ रेमिटेंस, मैक्सिको दूसरे नंबर पर, चाइना तीसरे पर, फिलीपींस चौथे पर, फ्रांस पाँचवें नंबर पर रहा है। और इंडिया टॉप कंट्री रहा है रेमिटेंसेस के मामले में 2010 में भी, 2015 में भी, 2020 में भी, और अब 2022 में 100 बिलियन US डॉलर का आंकड़ा जो है पार कर चुका है। जो गल्फ स्टेट्स हैं ये जो है लार्जेस्ट डेस्टिनेशंस रहे हैं माइग्रेंट वर्कर्स के लिए पूरे वर्ल्ड में। आप सभी जानते हैं गल्फ कंट्रीज़ में लोग ज़्यादा जाते हैं रोज़गार के लिए, फिर वहाँ से पैसा भेजते हैं। तो यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करें, कुवैत, कतर, ठीक है, यहाँ पर जो माइग्रेंट्स अगर आप देखें UAE में, तो जो यहाँ की अपनी पॉपुलेशन है, लोकल पॉपुलेशन, उनमें 88% जो है माइग्रेंट्स हैं। ऐसे ही कुवैत में 73% और कतर में 77% जो है माइग्रेंट्स ही हैं उनकी पॉपुलेशन में। अगर हम डेस्टिनेशन कंट्री बात करें इमिग्रेंट्स के लिए, तो भारत 13वें नंबर पर है। मतलब ऐसे लोग जिन्होंने भारत में आकर फिर पैसा विदेश में भेजा है, अपने घर पर भेजा है, उस मामले में भारत 13वें नंबर पर है। अच्छा, इंडिया यूनाइटेड अरब अमीरात, ये जोड़े बने हुए हैं, इंडिया US, इंडिया सऊदी अरब और बांग्लादेश इंडिया, ये टॉप 10 इंटरनेशनल कंट्री टू कंट्री माइग्रेशन कॉरिडोर में शामिल रहे। जो एशिया में कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनली मोबाइल स्टूडेंट्स इन द वर्ल्ड की लिस्ट में है। इंटरनेशनल जो ये मोबाइल स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो फॉरेन बच्चे होते हैं, जैसे अमेरिका में अगर फॉरेन स्टूडेंट्स कौन कहलाएंगे, हम कहलाएंगे इंडियन हो गए, चाइनीज़ हो गए, जापानीज़ हो गए, ठीक है, दूसरे कंट्रीज़ को बोलते हैं मोबाइल स्टूडेंट्स जो कि बाहर रहते हैं। तो 2021 में सबसे ज़्यादा जो मोबाइल स्टूडेंट्स रहे हैं ये चाइना से रहे हैं, मतलब जो बाहर पढ़ रहे हैं या फिर और कुछ काम कर रहे हैं, फॉरेन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इंडिया वाले रहे हैं दूसरे नंबर पर। US लार्जेस्ट डेस्टिनेशन कंट्री है इंटरनेशनल मोबाइल स्टूडेंट्स की, जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो US से है। उसके बाद फिर UK है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर जर्मनी है, फिर कनाडा है। Idashisha Nongrang has been appointed as the first woman Director General of Police of which state? Idashisha Nongrang को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, मेघालय। आपको जानना चाहिए कि इदाशीशा नोग्रांग, इन्हें मेघालय की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अपॉइंट किया गया है और इस पोस्ट पर ये लज्जाराम बिश्नोई को सक्सीड कर रही हैं। आपको जानना चाहिए मेघालय, जिसे एबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स भी कहते हैं, इसी कैपिटल शिलोंग है, गवर्नर फागू चौहान है और चीफ मिनिस्टर है कॉनरेड संगमा। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी फेलोशिप? साहित्य अकेडमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, रस्किन बॉन्ड। देखिए जाने माने ऑथर रस्किन बॉन्ड, इन्हें साहित्य अकेडमी फेलोशिप
हाल ही में दिया गया है। आपको बता दें साहित्य अकेडमी का ये हाईएस्ट ऑनर है जो कि किसी ऑथर को दिया जाता है। और अगर हम रस्किन बॉन्ड की बात करें तो 1999 में पद्मश्री, 2019 में पद्म भूषण और 2012 में साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हो चुका है। इनके अगर हम कुछ नोटेबल वर्क्स की बात करें या इनके नॉवल की बात करें, देखिए पूछे जाते हैं, मैंने इसलिए यहाँ पर ऐड किए हैं। कुछ जाने माने ऑथर हैं जैसे कि आपका रस्किन बॉन्ड हो गए, ठीक है, और भी 2-3 हैं, ठीक है, तो उनके आपको पता होने चाहिए। वो पहले की बुक्स भी उनकी पूछी जाती हैं। सलमान रश्दी, हाँ ठीक है, सलमान रश्दी पूछी जाती है, रस्किन बॉन्ड हो गए, तो इन लोगों की बुक्स पूछी जाती है। अब इनमें देखिए आप, वैग्रेंट्स इन द वैली, वंस अपॉन अ मॉनसून टाइम, एंग्री रिवर, स्ट्रेंजर्स इन द नाइट, ऑल रोड्स लीड टू गंगा, टेल्स ऑफ फॉस्टरगंज, लेपार्ड ऑन द माउंटेन, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, इसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1992 में। टू मच ट्रबल, 2005 में इनका एक और नॉवेल आया था द ब्लू एम्ब्रेला। आपको बता दें 1978 की एक हिंदी फिल्म थी जुनून, ये रस्किन बॉन्ड के जो नॉवल है अ फ्लाइट ऑफ पिजन, इस पर बेस्ड थी। और फिलहाल ये मतलब शुरू से ये मसूरी में रहते हैं, उत्तराखंड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, आर लक्ष्मीकांत राव। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आर लक्ष्मीकांत राव को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है, मतलब एक प्रमोशन इनका किया गया है। इस प्रमोशन से पहले ये चीफ जनरल मैनेजर इंचार्ज थे डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन में, और अब ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एंड डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन को देखेंगे। हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी वॉज इम्पोज्ड बाय द आरबीआई ऑन बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड फॉर नॉन कंप्लायंस विद केवाईसी प्रोविजंस? केवाईसी प्रावधानों का अनुपालन न करने पर आरबीआई द्वारा बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 3,10,000। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3,10,000 का जुर्माना लगाया है बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड चेन्नई पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द आरबीआई नो योर कस्टमर डायरेक्शन 2016। साथ ही आरबीआई ने 1,50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है सुंदरम होम फाइनेंस लिमिटेड पर। रीजन सेम है, केवाईसी डायरेक्शन 2016 का अनुपालन नहीं किया गया। Who was Rutuja Bhosle's doubles partner in winning the ITF Women's Tennis event in Fukuoka, जापान? जापान के फुकुओका में ITF महिला टेनिस प्रतियोगिता जीतने में ऋतुजा भोसले की युगल जोड़ीदार कौन थी? सही आंसर ऑप्शन बी है, पैग होरिगन। देखिए इंडिया की ऋतुजा भोसले, इन्होंने इस सीजन का अपना दूसरा टाइटल जीता है डबल्स में, और ये टाइटल जीता है न्यूजीलैंड की पैग होरिगन के साथ मिलकर, और ये इवेंट रहा ITF विमेंस टेनिस इवेंट फुकुओका जापान में। 60,000 US डॉलर का ये जो है इवेंट रहा है। तो इन्होंने हराया जापान की जोड़ी हारुना अराकावा और ओई ईटो को, ठीक है। अच्छा मान लो ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, पर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं ना, किस खेल से संबंधित है, तो ऋतुजा भोसले ये पूछा जा सकता है किस खेल से संबंधित है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि टेनिस से संबंधित है। अच्छा इससे पहले हमने अप्रैल के महीने में देखा था कि इन्होंने एक ITF इवेंट जीता था वुनिंग चाइना में, ठीक है, इन दोनों की ही पेयर ने, ये वो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था अप्रैल में। तो 2 बार अगर कोई प्लेयर चर्चा में रहा है, डबल्स टाइटल जीता है, वो भी टेनिस जैसे में, ठीक है, तो पूछा जा सकता है। हु हैज़ रिसीव्ड कंडीशनल अप्रूवल फ्रॉम IRDAI फॉर द टेक ओवर ऑफ डेट रिटर्न रिलायंस कैपिटल? कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के लिए IRDAI से किसे मंजूरी मिल गई है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड। देखिए जो इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटर है IRDAI, इन्होंने अपनी अप्रूवल दे दी है हिंदुजा ग्रुप की जो फर्म है इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड को, कि ये जो डेट रिटर्न कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल को टेक ओवर कर सकती है। तो रिलायंस कैपिटल की और भी जो फर्म्स हैं जैसे रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस, ये सारा बिजनेस अब IIHL के पास चला जाएगा। आपको बताएं 27 फरवरी 2024 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने, जो ये मॉरिशस बेस्ड फर्म है इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग, इसका जो रेवोल्यूशन प्लान था 9,650 करोड़ का, इसको अप्रूव कर दिया था। वेयर वॉज द 19th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट UNFF 19 हेल्ड? संयुक्त राष्ट्र वन मंच का 19वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, न्यूयॉर्क USA। देखिए भारत ने हाल ही में यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट का जो 19th सेशन है, इसमें पार्टिसिपेट किया है यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में 6 से 10 मई के बीच में, और भारत ने यहाँ पर अपना जो एडवांसमेंट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन और सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए,
उसको यहाँ पर जो है इंटरनेशनल मंच पर सबके सामने रखा है। आपको बताएं 2010 से 2020 के बीच में ग्लोबली यदि हम एवरेज एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन की बात करें तो इसमें भारत तीसरे नंबर पर है। इस तरह के फैक्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड स्कूल ऑन व्हील्स प्रोग्राम टू एजुकेट स्टूडेंट्स इन रिलीफ कैंप्स? किस राज्य सरकार ने राहत शिविरों में छात्रों को शिक्षित करने के लिए स्कूल ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा मणिपुर। देखिए मणिपुर गवर्नमेंट ने स्कूल ऑन व्हील्स एक इनिशिएटिव है, इसको लॉन्च किया है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके जो रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि मणिपुर में किस तरह का माहौल है, एथनिक स्ट्राइप से चल रहा है, ठीक है, काफ़ी वायलेंस वहाँ पर चल रहा है कई टाइम से। तो स्कूल कॉलेजेस भी बंद हो जाते हैं और रिलीफ कैंप्स में बच्चे रह रहे हैं, तो उनको एजुकेशन दी जाए। तो मणिपुर की जो गवर्नर हैं सुइया उइके, इनके द्वारा ये स्कूल बस लॉन्च की गई है जो कि जगह जगह घूमेगी। उसमें लाइब्रेरी भी है, कंप्यूटर्स भी है, स्पोर्ट्स आइटम्स भी हैं और टीचर्स भी उसमें रहेंगे। मणिपुर की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह है, कैपिटल इम्फाल है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्री मैनेजर फॉर इंडिया बाय वीज़ा? वीज़ा द्वारा भारत के लिए नए देश प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा सुजय रैना। डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म वीज़ा, इन्होंने सुजय रैना को कंट्री मैनेजर फॉर इंडिया नियुक्त किया है और संदीप घोष कंटिन्यू करते रहेंगे ग्रुप कंट्री मैनेजर फॉर इंडिया एंड साउथ एशिया के रूप में। वीज़ा आप सभी जानते हैं अमेरिकन मल्टीनेशनल पेमेंट कार्ड सर्विसेज कॉरपोरेशन है जिसका हेडक्वार्टर्स सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। इट फैसिलिटेट्स इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर थ्रू आउट द वर्ल्ड, मोस्ट कॉमनली थ्रू वीज़ा ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स एंड प्रीपेड कार्ड्स। हु हैज़ द इंडियन कोस्ट गार्ड पार्टनर्ड विद फॉर इंडिजिनियस मैरीन स्टील सप्लाई? स्वदेशी समुद्री इस्पात आपूर्ति के लिए भारतीय तटरक्षक बल ने किसके साथ साझेदारी की? सही आंसर ऑप्शन सी है जिंदल स्टील। देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड और जिंदल स्टील एंड पावर, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके तहत जो शिप बिल्डिंग है उसमें जो इंडिजिनियस कंटेंट है उसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है, और इसके लिए जो मैरीन ग्रेड स्टील है वो जिंदल स्टील प्रोवाइड कराएगा इंडियन कोस्ट गार्ड को। द MOU highlights the pivotal role of public-private partnership in addressing complex security challenges. It underscores the necessity of collaboration between government agencies and the private sector to strengthen national interest. Which insurance company unveiled the campaign No Jhanjat Life Insurance फटाफट? किस बीमा कंपनी ने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान का अनावरण किया? सही आंसर ऑप्शन बी HDFC लाइफ है। HDFC लाइफ ने एक लेटेस्ट कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट। दिस कैंपेन प्रोमिसेस अ सीमलेस एंड स्विफ्ट लाइफ इंश्योरेंस परचेसिंग एक्सपीरियंस टेलर्ड बाय टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड। HDFC लाइफ की अगर हम बात करते हैं CEO विभा पाडलकर है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। विच बैंक हैज़ पार्टनर विद इन्फीबीम एवेन्यूज CC एवेन्यू टू इम्प्रूव मर्चेंट एक्सेस? व्यापारी पहुंच विस्तार करने के लिए किस बैंक ने इन्फीबीम एवेन्यूज के CC एवेन्यू के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए CC एवेन्यू जो कि एक पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है, गांधीनगर बेस्ड फिनटेक फर्म इन्फीबीम एवेन्यूज का, इन्होंने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है टू प्रोवाइड मर्चेंट्स रजिस्टर्ड विद इट टू एक्सेस टू स्मॉल फाइनेंस जो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक कस्टमर बेस। The partnership would integrate Shivalik Small Finance Bank internet banking service with its payment platform, जो भी शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सर्विस है, ठीक है, उसको जो CC एवेन्यू का जो प्लेटफॉर्म है उसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। अकाउंट होल्डर्स विद द बैंक विल बी एबल टू मेक पेमेंट्स ऑन वेबसाइट्स पावर्ड बाय CC एवेन्यू। MD एंड CEO शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंशुल स्वामी हैं, हेडक्वार्टर्स या हेड ऑफिस नोएडा में है। विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड UPI फॉर NRIs यूजिंग इंटरनेशनल मोबाइल नंबर्स? किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों का उपयोग करने वाले NRI के लिए UPI की शुरुआत की है? सही आंसर ऑप्शन सी ICICI बैंक है। देखिए ICICI बैंक ने एक नई फैसिलिटी रोल आउट की है जिसके तहत जो नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी कि NRI कस्टमर्स हैं और वो अपना यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं इंडिया में, तो वो अपने इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से कर सकते हैं, ठीक है। अब तक क्या होता था, NRI को जो है एक इंडियन मोबाइल नंबर लेना होता था जो उनके नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल या फिर नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी बैंक अकाउंट के साथ लिंक हो, तभी वो UPI को यूज़ कर सकते थे, अपने इंटरनेशनल नंबर से नहीं कर सकते थे यूज़, तो वो सुविधा इनको दी जा रही है। Where did the 7th edition of the India France Joint Military Exercise शक्ति commence? भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण कहाँ है शुरू हुआ? सही आंसर ऑप्शन सी है उमरोई मेघालय।
देखिए, इंडिया फ्रांस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति इसका 7th एडिशन उमरोई मेघालय में हुआ है। और जो भारतीय दल है इसमें 90 पर्सनल शामिल रहे राजपूत रेजिमेंट से, और फ्रांस की ओर से 13th फॉरेन लीजन के 19 पर्सनल्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। एक कमेंट आया हुआ है यहाँ पर मिस्टर राजकुमार का, शानदार क्लास, ऑलवेज वॉच ऑल वीडियो डेली वीकली मंथली। और बहुत अच्छी बात है, आप इसी तरह से देखते रहिए और आप अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, कई एस्पिरेंट्स हैं जो डेली करंट अफेयर्स देखते हैं, वीडियोस भी देखते हैं, फिर पीडीएफ भी पढ़ते हैं, तो उनका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है और उन्हें अपने आप में डिफरेंस जो है नज़र आ भी रहा है। एक और एस्पिरेंट हैं अभिलाष, तो ये भी इन्होंने 2 कमेंट किए हैं अलग अलग वीडियोस पर, इनका ही बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, असाइनमेंट क्वेश्चंस में आपको कहता हूँ उसमें भी बहुत कम एस्पिरेंट्स के आंसर आते हैं, केवल 2-3 ही आते हैं अब तो। ठीक है, तो इस तरह के कमेंट्स मिल जाते हैं 1-2, तो लगता है कि हाँ, और मेहनत करेंगे तो और अच्छा जो है वीडियोस लाई जाएगी। ठीक है, मतलब एक मोटिवेट करता है हमको, जब चाहे एक ही स्टूडेंट का मैसेज आए, कम से कम ऐसा लगता है कि हाँ, किसी की तो जो जर्नी है, किसी एस्पिरेंट की जो जर्नी है उसमें तो सुधार आ रहा है, उसको तो मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। मिस्टर अभिलाष हैं, ठीक है, इन्होंने भी कुछ गोल्डन वर्ड्स लिखे हैं, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए। In which Indian state was the Gagan Strike second exercise conducted by Indian Army and Indian Air Force? भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा गगन स्ट्राइक सेकंड अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, पंजाब। देखिए, इंडियन आर्मी का जो खारगा कोर्प्स है, आर्मी की वेस्टर्न कमांड के तहत, इन्होंने एक 3 दिन की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की है, इसका नाम है गगन स्ट्राइक सेकंड। किसके साथ? इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर। किस राज्य में? पंजाब राज्य में। The exercise was conducted to refine processes and validate employment of attack helicopters in support of mechanized operation in developed terrain. अच्छा, जो इंडियन आर्मी की ये खड़गा कॉर्प्स है, इसे थर्ड कॉर्प्स भी कहते हैं, और 1971 में इसको रेज किया गया था। हेडक्वार्टर्स इसका अंबाला हरियाणा में है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।